Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's topic is about different types of spectroscopy. So as we have seen in the previous lecture that spectroscopy is nothing but just the interaction of electromagnetic radiation with matter. और प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है वो ब्रीफली और कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया था। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है वो दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दूसरी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एनालाइट कि अगर जो हमारा सैंपल है जिसमें हमने एनालाइट को एनालिसिस करना है वो एटॉमिक फॉर्म में है तो दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अदरवाइज अगर वो सैंपल जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए नॉर्मल कंडीशंस में जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो मोस्टली जो सैंपल होता है वो हमारा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। लेकिन जब हमने सैंपल को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें हीटिंग सोर्स चाहिए जो कि मॉलिक्यूल्स को एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फाइनली हम उसको एनालिसिस जो है वो करेंगे। इसका मतलब है कि जब भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप जो है वो एटॉमिक होगी तो उसमें ज़रूर जो है वो कोई हीटिंग सोर्स भी जो है वो साथ एसोसिएट होगा। हीटिंग जो है वो आपके मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करेगी और फिर हम उसका जो है वो एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो डिवाइस है या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है अगर उसमें कोई हीटिंग सोर्स जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है दैट मीन्स कि ये इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ नहीं है होगा बल्कि ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए होगा। सो अगर आप देखें कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें कोई हीटिंग सोर्स नहीं है दैट मीन्स कि ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने फ्लेम फोटोमीटर को देखे तो उसमें फ्लेम जो है वो हीटिंग का सोर्स है तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा सैंपल है वो एटॉमिक फॉर्म में एनालाइज हो रहा है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो जो टाइप्स हैं ये फर्दर डिवाइड हम करते हैं इनको टू टाइप्स में। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन एंड नंबर 2 एमिशन। सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको भी हम डिवाइड करते हैं इनटू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। सो व्हाट डज एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन मीन्स। अगर आप यहाँ पर देखें कि ये जो टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की उसका ये प्रिंसिपल है कि यहाँ पर ये आपका सैंपल है या ये कोई एटम है या कोई उसका इलेक्ट्रॉन है ये जो है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है। नाउ यहाँ से सोर्स से जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है और ये स्ट्राइक करेगी इस इलेक्ट्रॉन पर तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो है वो मूव कर जाएगा और फाइनल ये इसकी पोजीशन हो गई। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में समहाउ हमारी ऑब्जर्वेशन को नोट करने से पहले ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या जो सैंपल है वो एक्साइटेड स्टेट में है तो ये जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। जब हम इस एमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो वन थिंग इज़ टू रिमेंबर दैट कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होगी उतनी ही एनर्जी जो है वो एमिशन के रिज़ल्ट में जो है वो एमिट होगी और प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी की क्वांटिटी में दोनों टेक्निक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक में ये है कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो हम मेजर करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में और जितनी एनर्जी एमिट हुई है उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेजर करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस दैन कि अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी भी सेम है और एमिशन की क्वांटिटी भी सेम है तो हम फिर दोनों टेक्निक्स में से हम प्रेफर किसको कहेंगे। आइदर वी शुड गो विद एब्जॉर्प्शन और आइदर वी शुड गो विद एमिशन। तो देखें एब्जॉर्प्शन के केस में ये है फॉर एग्जांपल कि यहाँ सोर्स से आपके पास 90% लाइट आ रही है
और फॉर एग्ज़ाम्पल 1% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो इसका मतलब है डिटेक्टर तक जो रिमेनिंग लाइट है वो 89% जो है वो आपके पास पहुंचेगी। अब देखें, बहुत ज़्यादा पीछे से क्वांटिटी आ रही थी, उसमें से सिर्फ 1% जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, बाकी 89% जो है वो डिटेक्टर तक आ रही है। ना ये जो अमाउंट है एनर्जी की, ये इतनी कम एब्जॉर्ब हुई है कि जो डिटेक्टर होता है वो हमारा इतना सेंसिटिव नहीं है कि वो इतनी कम अमाउंट को एब्जॉर्प्शन जो हुई है उसको मेजर कर ले। सो इसलिए देयर इज़ अ चांस कि जो आपका डिटेक्टर है वो इस एब्जॉर्प्शन को नोट ना करे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम एमिशन की बात करते हैं तो एमिशन में यहाँ पर जो हमारा डिटेक्टर है वो बिल्कुल डार्क में पड़ा है, और अगर 1% लाइट भी एमिट हो रही है तो पहले सिग्नल ज़ीरो था, तो वो जो 1% लाइट आ रही है तो वो डिटेक्टर उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह एमिशन के केस में डिटेक्ट करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन के केस में डिटेक्ट करना। सो दैट इज़ वाई जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इट इज़ मच मोर सेंसिटिव एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। तो अगर आपके पास चॉइस हो कि आपने किसको सिलेक्ट करना है, आइदर वी शुड गो विद एब्जॉर्प्शन और आइदर वी शुड गो विद एमिशन, तो ऑलवेज़ हम एमिशन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एमिशन के केस में जो डिटेक्शन है वो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा सेंसिटिव है, और हमें अगर एक भी फोटोन लाइट का एमिट हो रहा है तो वो डिटेक्ट जो है वो हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल जो है या एनालॉजी जो है वो एक और तरीके से भी हम देखते हैं कि देखें, इफ़ यू हैव अ स्टेडियम फुल ऑफ पीपल एंड देयर इज़ नाइट टाइम, तो हर बंदे ने अगर जो है वो कोई टॉर्च पकड़ी हुई है, तो अगर स्टेडियम में 50,000 पीपल हैं तो उनमें से अगर एक बंदे ने वो टॉर्च ऑफ कर दी है तो यू कैन नॉट हैव द डिफरेंस के 49,000 टॉर्चेस तो स्टिल जो है वो ऑन है, तो एक जो है टॉर्च वो ऑफ हुई है, तो हमें नहीं पता लगेगा कि वो टॉर्च ऑफ हुई है या नहीं। सो दिस इज़ द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वही स्टेडियम है और उसमें 50,000 पीपल जो हैं वो उनके पास टॉर्च है, लेकिन सबकी टॉर्च ऑफ है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन ने टॉर्च अपनी ऑन की है, तो वो हमें बिल्कुल फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज़ मोर सेंसिटिव, इसमें जो डिटेक्शन है वो ज़्यादा रिलायबल है। तो व्हेन एवर अगर हमने इन दो चॉइसेस में कि आइदर वी शुड गो विद एब्जॉर्प्शन और वी शुड गो विद एमिशन, दोनों के अगर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं तो हम ऑलवेज़ एमिशन को सिलेक्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। इन दिस डायग्राम हम देखेंगे कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रम होता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उनमें डिफरेंस जो है वो क्या होता है। सो अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डार्क लाइन है दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें कि ये भी एक एनर्जी लेवल है, सिमिलरली ये एक एनर्जी लेवल है, एंड these all are called as electronic energy levels. Now इनके दरमियान में अगर आप देखें यहाँ पर ये V0 है, दैट इज़ कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। इसी तरह ही एक ये V1 है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो ये यहाँ पर जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स समराइज़ किए हैं। इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के आगे अगर आप देखेंगे कि ये R1 है एंड R2 है, दीज आर वेरी स्मॉल इन एनर्जी और इनको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। सो अगर आप समराइज़ करें तो ये एक मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम है और इसमें 3 टाइप्स के जो हैं वो एनर्जी लेवल्स होंगे। नंबर 1 पर ये जो डार्क लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। इनके दरमियान में जो स्मॉल लाइंस हैं दे आर कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, और उसके दरमियान में भी जो लाइनें हैं स्मॉल उनको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अब देखें ये एनर्जी लेवल्स जो हैं हम इनको बाज़ दफ़ा कंफ्यूज करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस।
इनका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, बल्कि दे शो अस द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट एब्जॉर्प्शंस। देखें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को हम यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, कि यहाँ पर एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल तक ट्रांजिशन जो है वो हो रही हैं। तो वाइब्रेशन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बहुत कम है। इसी तरह ये जो है दीज आर द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और आप देख रहे हैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल से भी कम है। तो यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर रहे हैं, नो, ये जो है जस्ट क्वांटिटी शो की है डिफरेंट ट्रांजिशंस की, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जब होती हैं तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगी तो इतनी एनर्जी, और जब रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगी तो और लेस एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। अब अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, ये सारी जो ट्रांजिशंस हैं या ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है, दिस इज़ फॉर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी होंगी, वाइब्रेशनल भी होंगी और रोटेशनल भी होंगी। देखिए मॉलिक्यूल जो है इसमें फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड के ज़रिए अटैच है। तो इनके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, तो ज़ाहिर है इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होंगी। लेकिन ये जो दो एटम्स हैं ये आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये वाइब्रेट भी करेंगे। तो वाइब्रेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक से कम एनर्जी चाहिए, सो वो उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ये है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये आपस में रोटेट भी कर सकता है, ये एक एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर सकता है, तो रोटेशन के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। सो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर सैंपल जो है वो आपका एटम्स की फॉर्म में है, और एटम का क्या मतलब है, एटम का मतलब है यहाँ पर अ सिंगल यूनिट। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियस है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो हो सकती हैं जो कि यहाँ पर ये मेंशन की गई हैं, लेकिन इसमें वाइब्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो हम नोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम। अब सेकंड एटम तो है नहीं जिसके साथ ये अटैच है, तो एटम्स के केस में या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में केस में ये वाली ट्रांजिशंस तो होंगी, ना ये वाइब्रेशनल होंगी और ना ही ये रोटेशनल होंगी, क्योंकि रोटेशन भी करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर एटम, सिमिलरली वाइब्रेशन भी करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू सर्टन अदर एटम। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि जब एटम्स में फिर होती ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, तो इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइन होता है। वेयर एज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक भी हो रही हैं, वाइब्रेशनल भी हो रही हैं, रोटेशनल भी हो रही हैं, तो मॉलिक्यूल के केस में जो स्पेक्ट्रम होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ बैंड होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें, सो लेट्स सी कि अगर तो यहाँ पर सिर्फ ये एटॉमिक ट्रांजिशंस होती, सो अगर हम इस डायग्राम में देखें और हमें क्लियर पता लगेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर देखें कि ये सैंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो रही हैं, वाइब्रेशनल भी हो रही हैं, रोटेशनल भी हो रही हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो आपका स्पेक्ट्रम आ रहा है वो इन दी फॉर्म ऑफ बैंड आ रहा है। तो देखें ये एक बैंड है और इसी तरह ये एक बैंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल लेवल्स तक ट्रांजिशंस हुई हैं और बहुत एक्साइटेड लेवल्स तक हुई हैं, तो उसी लिहाज से यहाँ पर उनकी एनर्जीज जो हैं वो इस ब्लू लाइन में मेंशन की गई हैं। वेयर एज जो रेड रीजन है उसकी ट्रांजिशन ज़्यादा हाई E3 तक नहीं गई हैं, तो वो बैंड जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो एब्जॉर्प्शन की कम है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर हम, तो ये है मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर हम इसी के रिज़ल्ट में अगर हम यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाएं, तो एटॉमिक ट्रांजिशन जो थी उसमें वाइब्रेशनल तो होनी थी, वो या यहाँ पर होनी थी या वो यहाँ तक जानी थी। तो एटॉमिक के केस में
हमें एक सिंगल लाइन जो है अगर इसी ग्राफ में बनाएं तो एक सिंगल लाइन जो है वो हमें इस पोजीशन पर मिलनी थी लाइक दिस, और एक सिंगल लाइन जो है वो हमें इस पोजीशन पर मिलनी थी। तो हमें कोई वाइब्रेशनल या रोटेशनल ट्रांजिशंस जो थी वो नहीं होनी थी। तो इस तरह फिर जो हम कहते हैं कि जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइन होता है, तो उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वेयर एज जो मॉलिक्यूल के केस में क्योंकि वेरियस ट्रांजिशंस होती हैं तो उसमें ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो सम होता है ऑफ वेरियस लाइंस, तो उसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। और जो मतलब हमें पीक्स मिलती हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ बैंड मिलती हैं। तो अगर आप इसमें देखें कि ये जो एक डार्क लाइन शो की गई है बी, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तो वो देखें यहाँ पर ये डार्क लाइन जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें कि एक ये रेड लाइन है तो दैट इज़ शोइंग हेयर, तो दिस इज़ दी एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लेकिन क्योंकि साथ जो है वो डिफरेंट वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी हो रही हैं तो फिर उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, दीज आर क्लोजली स्पेस्ड, तो इसलिए जो आपका स्पेक्ट्रम है वो लाइन फॉर्म में आने की बजाय वो बैंड में कन्वर्ट होता है। तो देखें लाइन स्पेक्ट्रम का हमें एक फ़ायदा है कि वी रीच एग्जैक्टली एट सम वेवलेंथ, 1 पॉइंट वेवलेंथ हम डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब स्पेक्ट्रम बैंड की फॉर्म में मिलता है तो हमें नहीं पता होता कि हम बैंड में वेवलेंथ जो है वो कौन सी सिलेक्ट करें। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ये बैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये पूरी रेंज जो है वो उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। इसी तरह बैंड स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ तक है तो पूरी रेंज को हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो बैंड स्पेक्ट्रम इज़ बैड। लेकिन अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसके लिए जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है जो कि सिंगल एक जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब हुई है या एमिट हुई है उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट इज़ बेटर। तो इसलिए अगर आपने बेटर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसके लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेटर है और बेस्ट है। लेकिन अगर आपने जो है वो आपका सैंपल जो है उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर है एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप सैंपल को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट मीन्स आपने सैंपल को हीट अप करना है, उसको आपने एटम्स में कन्वर्ट करना है या आपने सैंपल को डीकम्पोज करना है। तो जब आप सैंपल को डीकम्पोज करेंगे तो वो दोबारा जो है वो फिर उसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, तो किसी और स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप के लिए उसको नहीं यूज़ कर सकते, तो आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो सैंपल इज़ नॉट रिकवरेबल, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्योंकि आपने सैंपल को जो है वो एटम्स में कन्वर्ट नहीं किया, कोई आपने उसको हीटिंग सोर्स जो है वो उससे हीट नहीं किया है, तो सैंपल आपका एज इट इज़ रहेगा। तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद आप उसको दूसरी किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी एनालाइज कर सकते हैं। सो इस तरह जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें ऑल दो डिटेक्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस वो इतनी बेटर नहीं है, लेकिन आपका सैंपल जो है वो रिकवर्ड हो जाता है और उसको हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइप्स में एनालाइज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एटॉमिक फॉर्म में आपका सैंपल जो है वो दैट कैन नॉट बी रिकवरेबल और वो डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाता है। सो अगर आपके पास चॉइस हो वेरियस टेक्निक्स की तो आप पहले उसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए एनालिसिस करें और एट द एंड जब सारे एनालिसिस हो जाएं तो फिर आप ऑप्ट कर सकते हैं कि उसको बेटर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए जो है। So spectroscopy divided into atomic and molecular spectroscopy, and atomic spectroscopy is then further of two types. Number one is absorption and number two is emission. Similarly, molecular spectroscopy is divided into two types. Number one is absorption and number two emission. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है उसमें फिर हम आगे दो जो है वो स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसी की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हमने ऑलरेडी एक टेक्निक डिस्कस कर ली हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी की ही फिर आगे एक जो है वो मॉडर्न वर्जन है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक और इसकी टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा माइक्रो मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो एक ही हैं, लेकिन एक में जो है वो हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं और एक में जो है डिटेक्शन के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। देखें फ्लेम में हमने
जो है वो नॉर्मल फ्लेम बर्न किया था, लेकिन अगर हम फ्लेम की एफिशिएंसी को बढ़ा दें और इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दें तो ये और ज़्यादा बेटर एमिशन होगी। तो दैट इज़ वाई इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा इज़ सुपीरियर दैन फ्लेम एमिशन। इसी की एक टाइप है आर्क स्पेक्ट्रोस्कोपी। आर्क में जो है वो हम फ्लेम और प्लाज्मा के इंटरमीडिएट जो है वो आर्क यूज़ करते हैं फायर की, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्क स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये आर्क जो हम जनरेट करते हैं दैट इज़ जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। एक और जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसको हम कहते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पर्टिकुलर एटॉमिक फ्लोरेसेंस में जो हम सैंपल जो है वो अगेन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग सम फ्लेम और समथिंग एल्स, बट यहाँ पर फ्लोरेसेंस का एक फिनोमेना होगा विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर फिनोमेना, तो उसको हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो हमारी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये भी दो टाइप्स की है, एक मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन है और एक जो है वो मॉलिक्यूलर एमिशन है। देखिए मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन में जितने भी आपकी यूवी है, विजिबल है, आईआर है, एनएमआर है, ये सारी जो टाइप्स हैं दीज आर इंक्लूडेड इन मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आप यूवी, विजिबल, आईआर, एनएमआर इन सब के इंस्ट्रूमेंट्स में देखें तो कोई हमने फ्लेम जो है वो यूज़ नहीं किया या हीटिंग का सोर्स यूज़ नहीं किया। इट इज़ बिकॉज सैम्पल जो है वो एज इट इज़ हम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही इसमें एनालिसिस करते हैं, और क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन मेजर कर रहे हैं सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद है मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो सैंपल है दैट रिमेन्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, लेकिन हम इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं मेजर करते बल्कि एमिशन मेजर करते हैं, और इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस और एक को हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। इस फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस को दोनों को हम मिलाकर जो है वो कंबाइन करके ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और ये जो ल्यूमिनेसेंस होती है, या जिसको उर्दू में हम चमक कहते हैं, ये ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है और ड्यू टू सम बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। सो दैट इज़ वाई ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू केमिल्यूमिनेसेंस एंड बायोल्यूमिनेसेंस। फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस दोनों को कंबाइन करके हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि इमीडिएट एमिशन होती है जब लाइट की, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। इमीडिएट एमिशन कैसे होगी कि हमने पहले जो आपका सैंपल है उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। एक्साइटेड स्टेट में हम लेके जाते हैं बाय थ्रोइंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इमीडिएटली आएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। लेकिन फास्फोरेसेंस में क्या होता है कि जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे लेकिन काफ़ी डिले के बाद, दैट इज़ कॉल्ड एज फास्फोरेसेंस। देखिए जितने भी आपकी चीज़ें ग्लो करती हैं जब आप उन पर कोई लाइट स्ट्राइक करते हैं तो दिस इज़ फ्लोरेसेंस। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप चीज़ पर जो है वो लाइट स्ट्राइक करते हैं लेकिन वो फ़ौरन ग्लो नहीं करती, वो कुछ देर बाद ग्लो करती है। सो ये जो डिले होता है दिस इज़ अ टाइप ऑफ फास्फोरेसेंस। और आपने अक्सर देखा होगा कि सम वॉचेस हैव द कलर्ड नंबर्स, लाइक वो रात को ग्लो करते हैं। इसी तरह कुछ स्विचेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनमें फास्फोरेसेंस का फिनोमेना हो रहा होता है कि वो दिन में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं लेकिन रात को जो है वो लाइट को एमिट करते हैं व्हेन वी नीड दैम। तो अगर आप दिन को भी उनको कवर करके रखें तो क्योंकि वो फिर अगर वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो रात को भी ग्लो नहीं करेंगे। सो ये जो डिलेड एमिशन ऑफ लाइट है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। तो ये जो है सारी मेजर टाइप्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि हमने यहाँ पर जो है वो इनको समरी की है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ देयर बेसिक प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच। नेक्स्ट देखें, अब जो डिफरेंट टाइप्स हमने ऊपर स्टडी की हैं उनके बेसिक प्रिंसिपल को देख लेते हैं विद सिंपल फ्लो शीट डायग्राम ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये उसकी डायग्राम है, फ्लो शीट डायग्राम, और इसमें हमने ऑलरेडी फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उसको स्टडी किया हुआ है। सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ दैट फ्लेम एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये आपका सैंपल है और इस सैंपल को फ्यूल और ऑक्सीडेंट के साथ हम मिक्स करके आगे भेज रहे हैं। फ्लेम यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपका ड्रेन है कि जो एक्स्ट्रा सैंपल है वो आपका रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर ये फ्लेम के अंदर जो है वो आपका सैंपल जाता है।
इस फ्लेम के अंदर फ्लेम की हीट के साथ जो आपका सैंपल है वो एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ ही वो फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में भी जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से जब जाएगा और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आएगा तो एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो एमिट करेगा। अब देखें, इसमें फ्लेम की भी लाइट है, जो पर्टिकुलर लाइट हमने डिटेक्ट करनी है वो भी है, तो उसको हम लेंसेज के ज़रिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करते हैं, या यहाँ पर मोनोक्रोमेटर से पास करते हैं, या मोनोक्रोमेटर अगर फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आप बात करें तो उसमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ़िल्टर लगा होगा। तो ये सारी लाइट जो है वो यहाँ पर रोक लेगा। सिर्फ जो आपकी एमिटेड लाइट है, जब हम उसको डिटेक्टर तक पास करवाएंगे और डिटेक्टर फिर रीड आउट डिवाइस के ज़रिए हमें ग्राफ बनाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आप इसमें देखें कि ये जो फ्लेम है ये ना सिर्फ यूज़ हो रहा है फॉर सोर्स ऑफ एटोमाइजेशन, बट इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एज अ सोर्स ऑफ एक्साइटेशन ऑफ दैट एटम्स। तो इस तरह जब एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे और जितनी एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो एमिट करेंगे, सो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें यहाँ पर देखें कि ये जो मोनोक्रोमेटर है सारा उसका फंक्शन है कि आपके रूम की भी लाइट आ रही है, फ्लेम की भी लाइट आ रही है, लेकिन आपने सिर्फ वही लाइट डिटेक्ट करनी है जो कि आपका एनालाइट एमिट करेगा। तो उस लाइट की जितनी क्वांटिटी आपके डिटेक्टर तक पहुंचेगी दैट विल बी इक्वल टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और कौन सी लाइट किस वेवलेंथ पर वो डिटेक्टर तक पहुंच रही है दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ विल इंडिकेट अस द क्वालिटेटिव एनालिसिस के आइदर वो आपका सैंपल में जो है वो सोडियम है, पोटाशियम है, या वट एवर। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, सैंपल है, फ्यूल है और ये जो ऑक्सीडेंट है, वो यहाँ पर इस पंप के साथ जो है वो मिक्सअप होके प्रीमिक्स बर्नर यहाँ पर लगा होता है, और ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मिलकर इस फ्लेम में जो है वो फेड की जाती हैं और आगे फिर जो है वो फर्दर प्रोसेस होता है। तो हमने इस प्रिंसिपल को पहले फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल। ये जो टाइप है इसको हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें, इसमें भी फ्लेम यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि यस, द सैंपल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटम्स इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनालाइज होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो फ्लेम जो है वो एटम्स को एक्साइट नहीं करेगा, या एक्साइट करेगा भी तो एमिट जब करेगी उसकी लाइट तो हम उसको मेजर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक डिफरेंट फिनोमेना है। वी शैल स्टडी द सैंपल इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, लेकिन हम लाइट को जो है वो एमिट जो हो रही है उसको मेजर नहीं करेंगे, बल्कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है हम उसको मेजर करेंगे। और लाइट एब्जॉर्ब कौन सी हुई है? वो हुई है जो इस सोर्स से निकली है। और व्हाट इज़ दिस सोर्स? दिस सोर्स इज़ कॉल्ड एज हॉलो कैथोड लैम्प। ये एक पर्टिकुलर सोर्स है लाइट का। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये हमारा सैंपल है जो कि कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए जो है वो सक हो रहा है। साथ यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग गैसेस जो हैं जो कि फ्लेम को बर्न के लिए यूज़ होंगी वो हम यूज़ करेंगे। साथ यहाँ पर फ्यूल यूज़ होगा और फ्लेम फोटोमीटर की तरह ये सारी चीज़ें मिक्सअप होकर यहाँ पर जो है वो इस बर्नर में चली जाएंगी। ये जो बर्नर है दैट इज़ वेरी मच स्पेशल। इसको हम कहते हैं स्लॉट बर्नर। इसकी शेप जो है वो हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सी इसलिए बनाई है कि जितनी इसकी सरफेस पे एटम्स होंगे ज़्यादा, उतने ही वो इस लाइट के रास्ते में आएंगे। और ये लाइट जो है वो पीछे सोर्स से आ रही है, और ये सारे लाइट के रास्ते में जितने एटम्स आएंगे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब देखें, यहाँ पर लाइट आ रही है 100% और 10% जो है यहाँ पर एक्साइटेशंस के लिए यूज़ हो गई है, और बाकी जो लाइट है 90% वो यहाँ तक पहुँच रही है। जब हम इस रिमेनिंग लाइट को मेजर करेंगे कि कितनी लाइट हमने पहले सप्लाई की है और कितनी यहाँ पर पहुँची है, तो इसका मतलब है 10% जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो इस एब्जॉर्ब क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे सो दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखें कि इस एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पर अगर आप हर पर्टिकुलर एटम देखें तो ये न्यूक्लियस है और उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं। तो इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करेंगे।
अब ये एनर्जी की ट्रांजिशन बड़ी करैक्टरिस्टिक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इतनी एनर्जी सप्लाई करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी स्ट्राइक करवाएंगे तब भी एक्साइटेशन नहीं होगी, और कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो तब भी एक्साइटेशन नहीं होगी। तो उसके लिए हम हॉलो कैथोड लैंप यूज़ करते हैं। ये हॉलो कैथोड लैंप भी उसी मटेरियल का बना होगा जो हमारा एनालाइट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एनालाइट आयरन है तो हॉलो कैथोड लैंप जो है उसमें भी आयरन होगा। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकली हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक्साइट करेंगे और फिर ये डी एक्साइट होंगे। जब डी एक्साइट होंगे तो ये जो एनर्जी एमिट करेंगे दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एनर्जी जो कि हमें ट्रांजिशन के लिए चाहिए। तो फिर हम जो ये एनर्जी जो है वो जब स्ट्राइक करेंगे तो एटम्स जो है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जितनी फिर एब्जॉर्प्शन हुई है लाइट की जब हम उसको मेजर करेंगे, सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सैंपल। अगेन इसमें भी जो है वो एटम्स की फॉर्म में है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बजाय कि हम लाइट की एमिशन को मेजर करें, जो हॉलो कैथोड लैंप से लाइट आ रही है वो कितनी यूज़ हुई है एब्जॉर्प्शन के लिए, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप में हम उसको मेजर करते हैं। So this is called as atomic absorption spectroscopy. Next, this is the type that is called as molecular absorption spectroscopy. देखिए नाम से ही ज़ाहिर है कि मॉलिक्यूलर है, इसका मतलब है यहाँ पर जो सैंपल है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो पड़ा हुआ है। अब देखें कोई इसमें हीटिंग सोर्स नहीं है, तो दैट कंफर्म्स कि यस इट इज़ अ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी एक लाइट जो है वो हम सोर्स से एमिट होगी। ये लाइट जो है यहाँ से मोनोक्रोमेटर से पास होगी। सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो हम एब्जॉर्प्शन के लिए सेंड करेंगे, सारी लाइट जो है वो सेंड नहीं करेंगे। तो लाइट की सिलेक्शन के लिए हम मोनोक्रोमेटर को यूज़ करेंगे। देखें कि जो हमारा सैंपल है वो एक पर्टिकुलर लाइट ही एमिट करेगा, वो सारी एब्जॉर्ब करेगा, वो सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हमने वो एक पर्टिकुलर लाइट जो है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है सिर्फ वो डिटेक्ट करनी है, बाकी सारी लाइट जो है वो हमने रोक लेनी है। देखें अगेन इसमें भी प्रॉब्लम वही एब्जॉर्प्शन वाला है कि अगर हम ये सारा लाइट का बैंड जो है वो आगे भेजेंगे, तो देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सैंपल है वो सिर्फ ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर बाकी सारी लाइट भी इस डिटेक्टर तक पहुंचेगी तो ग्रीन कितनी एब्जॉर्ब हुई है कितनी नहीं एब्जॉर्ब हुई है डिटेक्टर उसको ईजीली डिटेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन में हम बजाय के सारी लाइट यहाँ पर आगे भेजें, क्योंकि सैंपल सिर्फ ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम सिर्फ ग्रीन लाइट जो है वो आगे भेजेंगे, बाकी सारी लाइट रोक लेंगे। अब देखें ग्रीन लाइट जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100% लाइट थी, ग्रीन जो है वो यहाँ पर सिर्फ 10% है, और इस 10% में से 1% जो है वो यहाँ पर एक्साइटेशंस के लिए यूज़ होगी, तो बाकी 9% जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। तो डिटेक्टर इस 9% को ईजिली डिटेक्ट कर लेगा, जो कि और वो एस्टिमेट कर लेगा कि पीछे से अगर 10% थी आगे 9% आ रही है तो 1% अब्जॉर्ब हुई है। लेकिन अगर इसी के रिज़ल्ट में अगर आप देखें कि आप 100% लाइट भेजें, 1% जो है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रही है, तो बाकी 99% यहाँ पर पहुँचेगी। जब 99% पहुँचेगी तो इसको वो डिटेक्टर ईजिली डिटेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सैंपल जो है वो आपका इन दी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होता है। जितनी वो सोर्स से लाइट आ रही है जितनी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी दैट विल बी इक्वल टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है, ग्रीन की है, ब्लू की है, वायलेट की है, दैट विल बी कॉरस्पॉन्ड टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे जब हम डेप्थ में जाएंगे तो फिर हम इसको फर्दर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। नाउ दिस इज़ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगेन जैसे कि नाम से जाहिर है कि सैंपल अगेन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, और अगर आप इंस्ट्रूमेंट की बेसिक डायग्राम को देखें तो इसमें अगेन कोई सोर्स एटम्स को मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हीटिंग सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है। इसमें हम एब्जॉर्प्शन की बजाय एमिशन जो है वो मेजर करेंगे। अब यहाँ पर जो एमिशन है वो एक डिफरेंट टाइप की एमिशन है, वो किस तरह की है वो देखते हैं। कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, उससे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी जो है वो
पास करेंगे और ये जो है क्योंकि इसमें लाइट जो है वो काफ़ी टाइप की होगी तो हम इसको मोनोक्रोमेटर से पास करके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइट जो है वो स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पर हमारा सैंपल है, ये सैंपल जो है वो पहले इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाद में इस लाइट को एमिट करेगा। जब एमिट करेगा एक पर्टिकुलर लाइट को तो उसको फिर हम मोनोक्रोमेटर से पास करेंगे और डिटेक्टर तक पहुंचेगी। सो ये जो एमिटेड लाइट है जब हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और जो सैंपल है वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, सो दैट इज़ वाई दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखें कि इसमें और बाकी जो एटॉमिक एमिशन है उसमें फ़र्क क्या था कि एटॉमिक एमिशन में सैंपल एटम्स की फॉर्म में था और वो जो एटम्स थे वो एक्साइट हो रहे थे फ्लेम की मदद से, और फ्लेम से जो जब एक्साइट होकर डी एक्साइट हो रहे थे जब उस लाइट को मेजर कर रहे थे तो दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक एमिशन। लेकिन यहाँ पर एक तो फ्लेम नहीं है, सैंपल इन दी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, दूसरा यहाँ पर जो एक्साइटेशन हो रही है वो फ्लेम की वजह से नहीं हो रही क्योंकि फ्लेम तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर एक्साइटेशन के लिए हम एक डिफरेंट लाइट का सोर्स यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो लाइट जब हम स्ट्राइक करेंगे एक्साइटेशन के लिए तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे एक्साइटेशन सिग्नल, कि हम एक एक्साइटेशन सिग्नल जो है या लाइट एक पर्टिकुलर जो है वो थ्रो करेंगे जिससे सैंपल जो है वो आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट से अगेन वो ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय एमिटिंग पर्टिकुलर रेडिएशन, तो जब हम उसको मेजर करेंगे तो इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए अगर यहाँ पर सैंपल आपका एटॉमिक फॉर्म में होगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन यहाँ पर जब सैंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो इट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक और चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिटेक्टर जो है वो हमने 90 डिग्री एंगल पर जो है वो प्लेस किया है, वेयर एज जितने भी हमने पहली टाइप्स पढ़ी हैं उनमें जो आपका डिटेक्टर है वो यहाँ पर स्ट्रेट इसी पोजीशन पर पड़ा है। द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर देखें कि एक्साइटेशन सिग्नल जो है वो यहाँ पर जा रहा है, हो सकता है वो आगे भी जाए, जितना एब्जॉर्प्शन हुई है होनी है बाकी यहाँ पर पहुँचे। तो अगर हम डिटेक्टर जो है वो यहाँ पर प्लेस करते तो अगर ये जो एमिटेड लाइट है वो भी यहाँ पर जा रही है साथ, तो हमें नहीं पता लगना था कि ये जो सिग्नल इस डिटेक्टर तक रीच किया है वो सोर्स से आ रहा है या सैंपल से आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर एक स्मार्ट मूव किया है और स्मार्ट मूव ये है कि अगर हम डिटेक्टर को यहाँ पर प्लेस कर दें तो जो एक्साइटेशन सिग्नल है या जो सोर्स सिग्नल है वो तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन जो एमिट किया है सिग्नल आपके डिटेक्टर सैंपल ने वो तीनों तरफ जा रहा है, हर तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम डिटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आपका सोर्स वाला सिग्नल जो है वो इससे इंटरफेयर नहीं करेगा। सो दैट इज़ वाई इस केस में जब हम डिटेक्टर जो है वो 90 डिग्री एंगल पर रखेंगे सो दैट विल कंफर्म कि यहाँ तक जो सिग्नल आ रहा है वो जस्ट आपका जो सैंपल एमिट कर रहा है वही सिग्नल पहुँच रहा है, जो आपका सोर्स वाला सिग्नल है वो इस तक नहीं पहुँच रहा। सो इसलिए हमने डिटेक्टर को यहाँ पर रखा है। तो जितनी भी एमिशन की टाइप्स हैं उनमें डिटेक्टर जो है वो ऑलवेज हम उसको प्लेस करते हैं एट 90 डिग्री एंगल एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ यूर सोर्स। तो दिस इज़ दी। अब फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का यहाँ पर फ़र्क क्या है कि जैसे ही यहाँ पर ये एक्साइटेड हुआ है और फ़ौरन ही डी एक्साइट होगा और लाइट एमिट करेगा तो दिस इमीडिएट एमिशन इज़ कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा कि सैंपल एक्साइट तो हो गया है लेकिन ये जो डी एक्साइटेशन है ये काफ़ी देर बाद होती है, लाइक इट्स ड्यूरेशन मे बी फ्रॉम मिनट्स, और ये मिनट्स से लेकर इवन सम डेज तक भी ये जो है वो जली जाती है एमिशन, कि आपने 1 मिनट पहले जो है वो सैंपल को एक्साइट किया था लेकिन डी एक्साइटेशन जो है वो 1 मिनट या 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद हो रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। लेकिन फ्लोरेसेंस में जैसे ही आपने स्ट्राइक किया है, ऑन किया है स्विच ये वाला, तो वैसे ही एक्साइटेशन हुई है और फ़ौरन ही जो है वो डी एक्साइटेशन होगी और फ़ौरन यहाँ पर आपको डिटेक्टर तक सिग्नल मिलेगा। सो इमीडिएट एमिशन इज़ कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। और फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड एज ल्यूमिनेसेंस। और ये जब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं
जो कि फ्लोरिसेंस या फास्फोरिसेंस कर रहे हैं, अगर उनकी नेचर जो है वो केमिकल्स की फॉर्म में है तो इसको हम कहेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। लेकिन अगर यहाँ पर सैंपल जो है वो ऑन द फॉर्म ऑफ कोई बायो से रिलेटेड है या लिविंग से रिलेटेड है तो दैट इज़ कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। So these were the basic types of different spectroscopy principles. I hope आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी but if you have any question then let me know, we can explain it further. This was all about today's lecture. Okay, thank you.